दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। आज का टॉपिक है भूकंप। दोस्तों भूकंप क्यों आता है? भूकंप क्यों आता है? तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें क्षति होती है और जिससे जमीन पर हलचल उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेटों का टकराना। भूकंप आने का कारण क्या है? दो प्लेटों का आपस में टकराना। तो भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेटों का टकराना। प्लेटों का टकराना। तो प्लेट विवर्तनिकी, पहले ही क्वेश्चन पूछ लेगा, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हेंस ने दिया। किसने दिया था? हैरी हेंस ने। बट प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। किसने की थी? मॉर्गन ने। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि दुनिया में कितनी प्लेटें हैं? आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो भी एक प्लेट है। दुनिया में कितनी प्लेटें हैं? तो नासा के अनुसार दोस्तों दुनिया में 100 प्लेटें हैं। बट ज़्यादातर आपको 27 प्लेटें या 26 प्लेटें ही मिलेंगी, जिसमें से 7 प्लेटें बड़ी हैं। 7 प्लेटें बड़ी हैं। अब ये कौन कौन सी प्लेटें हैं? तो दुनिया में जितने भी महाद्वीप हैं सभी 7 प्लेटें। अब सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? 7 प्लेटें बड़ी हैं, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी है। भारत किस प्लेट पर स्थित है? तो अपना देश भारत मध्य महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट क्यों? क्योंकि ये प्लेट लगभग महाद्वीप के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जाता है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट पर कौन सा भूकंप भारत में आने का कारण कौन सा है? मध्य महाद्वीपीय प्लेट। अब 7 बड़ी प्लेटें, तो 7 महाद्वीप हैं तो 7 बड़ी प्लेटें। अब छोटी प्लेटें कितनी हैं? तो छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 20 है। छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है? छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है? छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है? 20, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं, कुछ नीचे लिख रहे हैं। जैसे नजका प्लेट कहाँ स्थित है? नजका प्लेट कहाँ स्थित है? नजका प्लेट तो दोस्तों ये पेरू में स्थित है। कहाँ? पेरू देश में स्थित है। कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है? कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। फूका प्लेट कहाँ स्थित है? फूका प्लेट कहाँ स्थित है? तो फूका प्लेट यूएसए में स्थित है। बर्मा प्लेट कहाँ स्थित है? बर्मा प्लेट म्यांमार, चूंकि म्यांमार का पहले नाम बर्मा ही था, तो बर्मा प्लेट कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। उसी तरह से सुंडा प्लेट कहाँ स्थित है? सुंडा प्लेट तो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। कौन सी प्लेट? सुंडा प्लेट दक्षिण
चीन सागर में स्थित है। फिलीपींस प्लेट कहाँ स्थित है? फिलीपींस प्लेट कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित। कहाँ? फिलीपींस में स्थित। छोटी प्लेटों में महत्वपूर्ण प्लेट कौन सी है? नजका प्लेट कहाँ स्थित है? पेरू में। कहाँ? पेरू में। कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। फूका प्लेट कहाँ स्थित है? यूएसए में। बर्मा प्लेट कहाँ स्थित है? म्यांमार में। और सुंडा प्लेट कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर में। फिलीपींस प्लेट कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस प्लेट कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। अब दोस्तों हम आप ये जानेंगे कि भूकंप कैसे आता है, कहाँ उत्पन्न होता है। भूकंप कैसे आता है और कहाँ उत्पन्न होता है। तो भूकंप अपनी धरती के नीचे, जमीन के नीचे से ही उत्पन्न होता है। इसे मान लेते हैं धरती। इसे क्या मान लेते हैं? धरती। इसे क्या मान लेते हैं? पृथ्वी या धरती। इसे क्या मान लेते हैं? पृथ्वी। अब ये नीचे से उत्पन्न होता है। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होता है, भूकंप जिस स्थान पर उत्पन्न होता है, उस स्थान को मूल बिंदु या भूकंप बिंदु कहते हैं। भूकंप बिंदु, इंग्लिश में इसे फोकस बिंदु कहते हैं। भूकंप जिस स्थान पर, पृथ्वी पर जिस स्थान से उत्पन्न होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? मूल बिंदु या भूकंप बिंदु, इंग्लिश में फोकस कहते हैं। भूकंप से जब ये उत्पन्न होता है तो इसमें से क्या निकलती हैं? तो दोस्तों तरंगे निकलती हैं। क्या निकलती हैं? तरंगे निकलती हैं। तरंगे निकलती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? प्राइमरी प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी द्वितीयक तरंग, और एल तरंग जिसे हम आप लब तरंग के नाम से भी जानते हैं। ये एल तरंग क्यों कहा जाता है? पी तरंग प्राथमिक तरंग, एस तरंग सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग, एल तरंग जिसे हम आप लव तरंग के नाम से भी जानते हैं। लव तरंग। इनकी लव तरंगों की खोज किसने की थी? लव तरंगों की खोज किसने की थी? तो एच.डी. लब ने की। एच.डी. लब ने की। लब तरंगों की खोज किसने की थी? एच.डी. लब ने की थी। इसमें पूछा जाएगा सबसे तेज कौन सी तरंग होती है? तो प्राथमिक तरंग सबसे तेज होती है। प्राथमिक तरंग सबसे तेज होती है। जमीन पर सबसे पहले, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो प्राथमिक तरंग पहुंचती है। इसकी स्पीड कितनी होती है? जब तेज होती है तो स्पीड भी कुछ होती होगी, तो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बट सबसे कम विनाश कौन करती है? सबसे कम विनाश कौन करती है? तो प्राथमिक तरंग करती है सबसे कम विनाश। प्राथमिक तरंग ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों में गुजर सकती है। इसलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंग सबसे तेज होती है, स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बट हानि सबसे कम होती है। किसकी? प्राथमिक तरंग की। सेकेंडरी तरंग जिसे द्वितीयक तरंग कहा जाता है, द्वितीयक तरंग की स्पीड मध्यम होती है। द्वितीयक तरंग की स्पीड मध्यम होती है, केवल ठोस से गुजरती है, केवल ठोस से गुजरती है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड मध्यम होती है, औसत होती है। लिख लीजिए, स्पीड कितनी होती है? औसत होती है। कितनी होती है? तो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये किस में चल सकती है? तो केवल और केवल ठोस में चलती है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। एल तरंग जिसे तृतीयक तरंग भी कहा जाता है। द्वितीयक तरंग को, एस तरंग को द्वितीयक तरंग, द्वितीयक या गौड़ तरंग भी कहा जाता है। द्वितीयक या गौड़ तरंग भी कहा जाता है। किसे? एस तरंग को। एल तरंग की खोज किसने की थी?
एल तरंग की खोज किसने की थी? HD लव ने। इसकी गति कितनी होती है? तो तीनों तरंगों में सबसे कम गति किसकी होती है? एल तरंग की। खोज किसने की? HD लव की। स्पीड कितनी होती है? स्पीड कितनी होती है? तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड सबसे कम होती है, बट सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। किसे? लव तरंग को धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। दोस्तों, अब प्राथमिक, सेकेंडरी और द्वितीयक, प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग, प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग हो चुकी हैं। और भूकंप का मूल बिंदु से भूकंप से तरंगें प्राथमिक, सेकेंडरी और लव आती हैं। पृथ्वी से जब आ करके टकराती हैं, तो जिस स्थान पे आ करके टकराती हैं, इस स्थान को एक अधिकेंद्र कहा जाता है। इस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है एपी सेंटर। एपी सेंटर। सर्वाधिक विनाश कहाँ होता है? सर्वाधिक हानि कहाँ पहुंचता है? तो एपी सेंटर पे। सर्वाधिक हानि कहाँ पहुंचता है? तो एपी सेंटर पे। और भूकंप किससे सर्वाधिक हानि कहाँ पहुंचती है? एपी सेंटर से। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? 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 तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी। ग्राफ क्या कहलाता है? भूकंप का ग्राफ कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। सिस्मोग्राफ कहलाता है। कौन? भूकंप का। भूकंप को किस पे मापा जाता है? नापा जाता है। किससे नापते हैं? नापने वाला यंत्र कौन कौन सा है? नापते हैं। किससे नापते हैं? एक राशि है, एक फेरल है, राशि, फेरल, मरकोली, और एक है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल को कहीं कहीं इसी को ही रिचर स्केल भी दे देता है। वनडे एग्जाम में यही पूछता है भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या है, तो आप जरूर लगाइएगा, उसमें ऑप्शन मिलेगा रिक्टर स्केल। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल। भूकंप का अध्ययन क्या? सिस्मोलॉजी। भूकंप का ग्राफ जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप को किससे मापते हैं? राशि, फेरल, मार्कोली। राशि, फेरल या मार्कोली, ये अनुमान पर आधारित है। कभी कभी पूछ लेता है इसमें कौन सा यंत्र अनुमान पर आधारित है, तो मार्कोली। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे पे मापते हैं? रिक्टर स्केल। कहीं कहीं पर रिचर स्केल भी दे देता है। अब दोस्तों, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं। दुनिया में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? दुनिया में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो दुनिया में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? जापान देश। किस देश में? जापान देश में आते हैं। परंतु किस महासागर, अगर पूछ ले कौन से महासागर में, किस महासागर में सर्वाधिक, तो किस महासागर में सर्वाधिक किस महासागर में आते हैं? तो किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में आते हैं। और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी दोनों हैं। इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा गया। रिंग ऑफ फायर कहा गया है। अग्नि वलय कहा जाता है। किसे? प्रशांत महासागर को। अब भारत के दक्षिण भारत में, अपने देश भारत के दक्षिण भारत में किस जिले में भूकंप आते हैं? किस जिले में भूकंप आता है? तो महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर।
महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर, यहाँ पर भूकंप आता है। भारत के किस जिले में भूकंप आता है? तो महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर, यहाँ भूकंप आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था। दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भूकंप का अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका एक आंसर है नहीं। फिर कैसे पता कर सकते हैं? पता किया जा सकता है कैसे? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में वायुमंडल में रेडान गैस बढ़ जाती है। और वायुमंडल में रेडान गैस पाई ही नहीं जाती, पर पूरे वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडान गैस। इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। सबसे पहले किसे जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले कौन जानते हैं भूकंप आने वाला है? तो सबसे पहले कुत्ता बिल्ली या चींटी, इनको सबसे पहले पता चलता है, क्योंकि भूकंप आने से पहले अवश्रव्य तरंगें निकलती हैं। अवश्रव्य तरंगों को मानव नहीं सुन सकता, सिर्फ कुत्ते बिल्ली ही सुन सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से अब बहुत पूछा जाने लगा है कि जो प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग हमने पढ़ाया, उसमें से पूछा जाता है कि किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। जैसे प्राथमिक तरंग की आवृत्ति, प्राथमिक की, सेकेंडरी की और लघु तरंग। आवृत्ति मतलब संख्या। तो प्राथमिक तरंग लगभग ऐसे करके होती है। अब आवृत्ति मतलब संख्या, तो इसमें द्वितीयक तरंग में भी ऐसे करके है। तृतीयक तरंग, तो इसमें पूछता है आवृत्ति मतलब इन रेखाओं की संख्या किसमें ज्यादा है? तो प्राथमिक में आवृत्ति की संख्या ज्यादा है, द्वितीयक में मध्यम है और तृतीय यल तरंगों में सबसे कम है। आवृत्ति मतलब संख्या, कौन सी रेखा ज्यादा बार आई है, किसमें संख्या ज्यादा बार दोहराया गया है? तो प्राथमिक तरंग में। द्वितीयक जिसे गौड़ तरंग भी कहा जाता है, इसमें मध्यम है, औसत है और यल तरंगों में सबसे कम है। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किसमें तरंग दैर्घ्य कैसे है? तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी। तरंग दैर्घ्य का मतलब दूरी, दो के बीच में दूरी कितनी है, इसके बीच में दूरी। तो प्राथमिक में सबसे कम, द्वितीयक या गौड़ में औसत और तृतीयक में सबसे ज्यादा दूरी बीच की होती है। तीसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है आयाम किसे कहते हैं? तो आयाम कहते हैं ऊंचाई। तो प्राथमिक तरंग की ऊंचाई सबसे कम, द्वितीयक तरंग की ऊंचाई औसत और तृतीयक तरंग की ऊंचाई ज्यादा होती है। इसलिए ये पूरे जमीन को ही झकझोर देती है। दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही। आप पूरा वीडियोस देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।